हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। सो आज फिर से मैं आ गया हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को टाइम लग जाता है। एक्चुअली मैं भी पढ़ता हूँ ना, मेरा भी कॉलेज होता है तो मेरे को कई बार टाइम लग जाता है। फिर से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, वही क्लास टेंथ का टॉपिक लाया हूँ। आज जो है ना, एक्चुअल में हम एक बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंडस्ट्रियल कंपाउंड की बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करने वाले हैं। जनरली आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अल्कोहल। आज हम अल्कोहल की बात करेंगे। देखिए, क्लास टेंथ की बात कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन बहुत बात करूंगा। बोला आप ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत करेंगे। आइए देखते हैं अल्कोहल एक्चुअली में होता क्या है। दैट इज ROH, इट्स जनरल फॉर्म। ये होता है, इसकी वजह से ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये अल्कोहल है जो जनरली मैं यहाँ केस में बात कर रहा हूं। इसमें मैं R की वैल्यू क्या ले सकता हूं? CH3 ले सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मीथेनॉल। मीथेनॉल, और इसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। समझ में आ रही होगी ये बात? अच्छा, दूसरी बात मैं क्या ले सकता हूं जो मोस्ट कॉमन होता है, दैट इज योर CH3 CH2OH। ये आपका होता है इथेनॉल। इथेनॉल इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है। जो आज हम जनरली बात करेंगे वो हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, है ना। तो जनरली आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग टू डील विद द रिएक्शंस रिलेटेड टू दिस कंपाउंड। रिएक्शंस की ज्यादा बात करेंगे, अदरवाइज इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सॉरी, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे जो अल्कोहल है, अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है भाई? कलरलेस होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 70 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 70 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से कम होता है। और दूसरी बात, अब आपको एक और बात बता देता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्युबिलिटी। क्या होता है भाई? सॉल्युबिलिटी। तो जरा देखिए, अब मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। किसकी बात करता हूं? सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी समझने के लिए अपन को एक चीज पता होनी चाहिए। व्हाट इज दैट? दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर मिलेगा, यानी पोलर सॉल्वेंट होगा और पोलर ही सॉल्यूट होगा। समझ में आ रही है? नॉन पोलर में नॉन पोलर। क्लियर हुई? अरे इसको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक बात बताता हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। लाइक डिसॉल्व लाइक, पानी में पानी मिले, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, जैसे मैं तैसा मिले, मिले नीच में नीच। आई बात समझ में? भैया नीच में तो नीच ही मिलता है, जो जैसा इंसान होगा वैसे इंसान को ढूंढ लेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये वही चीज है, पोलर में पोलर डिसॉल्व हो जाएगा यानी सॉल्युबल हो जाएगा, और नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्युबल हो जाएगा। जनरली रूल तो यही कहता है अपना। क्या कहता है? यही कहता है। और जो पोलर होता है, पोलर का मतलब आप समझ लीजिए, पोलर का छोटी सी बात करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जनरल समझ के चलेंगे। जैसे आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सपोज दैट आयनिक कंपाउंड आपका NaCl हो गया, फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl इज व्हाट? इट्स योर पोलर कंपाउंड, क्योंकि ये आयंस में टूट सकता है, ये पोल्स बना सकता है। यू कैन से दिस इज योर पॉजिटिव पोल एंड दिस इज योर नेगेटिव पोल, यू कैन से। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आपके पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर। और जो आपका वाटर होता है भाई, क्या होता है? वाटर, वो भी जनरली क्या होता है? पोलर ही होता है। ये पोलर क्यों होता है? अभी बोलो इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अरे भाई, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चक्कर है। अभी आप मान लीजिए कि ये पोलर है, ठीक है, ये पोलर है, तो वाटर पोलर रहता है। तो आपको मैंने कई बार बताई थी, ये जो NaCl होता है, जनरली कॉमन सॉल्ट, इसको हम कह सकते हैं NaCl इज सॉल्युबल इन H2O, है ना। NaCl को आप नमक को पानी में डालते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एक सोल्यूशन मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं बोलो?
एक सोल्यूशन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि NaCl कैन डिसॉल्व इन H2। इसका मतलब सीधा सा यही है, पोलर कैन डिसॉल्व इन पोलर बिकॉज NaCl इज पोलर एंड H2 इज ऑल्सो पोलर। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रही है कि नहीं यार? आ रही है ना? तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाता है जनरली, आप देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो पोलर वाली बात समझ में आ गई। अब मैं नॉन पोलर की बात करता हूं। नॉन पोलर का मतलब जो होता है, सारे जो जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या होती है? शेयरिंग। क्या होती है? शेयरिंग। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होगी, वहां पर क्या नहीं होंगे? अब क्या आइंस नहीं बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे? आइंस नहीं बनेंगे। तो वहां पर पोल्स का बनना नहीं हो पाता। तो जब पोल्स नहीं बनेंगे तो जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली, कोवेलेंट कंपाउंड्स में जैसे आपके आ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लूं मैं। किसकी बात कर लूं? हाइड्रो। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, है ना, उसी में ये आपका अल्कोहल भी आएगा। जनरली थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और आपका एल्काइन हो गया, है ना, ये जनरल। और भी कई सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच कर दो, कई सारी चीजें बन जाती है ना। तो ये सारे जो है ना, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जस्ट रिमेंबर द थिंग। बट मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं, तो ये सारे क्या नहीं हो सकते? वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज दे आर नॉन पोलर। बिकॉज दे आर नॉन पोलर। ये सब नॉन पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, लेकिन वाटर क्या होता है? पोलर होता है। तो क्या इस रूल के अकॉर्डिंग पोलर नॉन पोलर में जा सकता है? नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। जा नहीं सकता तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इनके लिए क्या चाहिए? इनके लिए चाहिए हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या चाहिए भाई? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बता देता हूं आपको। अगर आप चाहते हो कि आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी डिसॉल्व हो जाएं, तो आपको क्या चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी इनको और जनरली हम कह देते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना भाई। इनको अगर डिसॉल्व करना है किसी चीज में, इनको सॉल्युबल करना है, सॉल्व करना है, तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूट की तरह काम करेंगे। और यू नीड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑब्वियसली, बिकॉज नॉन पोलर सॉल्वेंट यू नीड ना यार, सॉल्युबिलिटी लॉ को ओबे कराना है। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली आपके हो सकते हैं, एक बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और आपका इसमें एक एसीटोन भी आ सकता है, एटसेट्रा, है ना। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई आपको। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज बताना चाहता हूं ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात हो गई अपनी, लेकिन हम अपनी बात पे आते हैं, एल्कोहल पर आते हैं। एल्कोहल पर आते हैं। तो जो एल्कोहल होता है ना भाई, एल्कोहल है तो जैसे मैंने CH3 CH2OH इथेनॉल की बात करूं, तो जो इथेनॉल है, ये मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं सॉल्युबिलिटी लॉ देखूं, लाइक डिसॉल्व लाइक को, तो क्या होना चाहिए? अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए इट इज पोलर और नॉट। आर यू गेटिंग? इट इज पोलर और नॉट। जनरली इट इज पोलर और नॉट। बात समझ में आ रही है? तो भाई इट इज पोलर और नॉट, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर। अभी मैं आपके लेवल तक की बात कर रहा हूं, क्यों पोलर होता है। वैसे तो इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि इसमें किया ही क्या है अपन ने क्या किया है, जो आपका ये बना कैसे, ये बनता कैसे, CH3 CH3। आपके पास क्या होता है? आपके पास यही तो होता है, CH3 इथेन। इथेन में से आपने एक H निकाल दिया और फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, तभी तो ये बन गया आपका। आर यू गेटिंग? तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये भी तो आपका और मैं कह रहा था जो एल्केन होते हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, यही तो कह रहा था मैं। तो इस तरीके से ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें OH ग्रुप के आ जाने की वजह से, इसमें O जो है ना, O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्चुअली आपको मालूम है FON, फॉन, ये है पीरियोडिक टेबल के डॉन। FON, फॉन, ये है पीरियोडिक टेबल के डॉन। सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, उसके बाद ये होता है, फिर ये होता है, उल्टे चलते हैं ना। FON 17 16 15 ये ग्रुप होते हैं इसके। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जरा देखिए, मेरी बात समझिए ध्यान से। तो O के आ जाने की वजह से
इसमें क्या आ जाता है, पोलर कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो अगर इसमें पोलर कैरेक्टर डेवलप हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ। तो अब मैं आगे, तो इस बात से मेरे को ये पता चल गया कि अल्कोहल कैसा होता है। अल्कोहल क्या होता है? एक पोलर कंपाउंड होता है। आई बात समझ में? बोलो पोलर कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब जो है अल्कोहल, मैं जनरली अगर अल्कोहल बोल रहा हूं तो अल्कोहल का मतलब इथेनॉल से होगा। किससे होगा? इथेनॉल से। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन डिसॉल्व इन वाटर और इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। बोलो बात समझ में आ गई? ये इसमें कई सारी चीजें होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो हम यहाँ पे डील नहीं करेंगे। जल्दी से अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। मैंने बोला ना अल्कोहल से मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इथेनॉल की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो भाई? जरा समझिए मेरी बात को। तो देखिए कई सारी प्रॉपर्टीज होती, कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती। केमिकल प्रॉपर्टी मींस इट इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। आर यू गेटिंग? जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी मींस केमिकल रिएक्शन की बात होगी। बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही? तो जरा समझिए मेरी बात को, जरा इधर देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, जरा समझ के चलिएगा इस बात को, जरा समझ के चलिएगा। देखिए जरा, हाँ देखिए, तो कौन सी रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंबशन। क्या पढ़ेंगे? कंबशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से मतलब इथेनॉल की बात कर रहा हूं। दूसरा हम पढ़ेंगे आपका ऑक्सीडेशन। तीसरी बात हम पढ़ेंगे यहां पे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ सोडियम मेटल। चौथी बात पढ़ेंगे हम यहां पे, चौथी बात पढ़ेंगे हम यहां पे डिहाइड्रेशन। और पांचवा हम पढ़ेंगे एस्ट्रीफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रीफिकेशन। तो वन बाय वन मैं लेता हूं सारी चीजों को और समझते चलता हूं। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या लेना चाहूंगा, मैं दोनों को एक साथ लूंगा भाई, कंबशन को और ऑक्सीडेशन को, दोनों को मैं एक साथ लूंगा, क्योंकि ये कुछ सिमिलर हैं। इनको मुझे बताना पड़ेगा इनमें अंतर क्या है। क्योंकि जरा समझिए मेरी बात को, जरा समझिए मेरी बात को। आ रही है कि नहीं यार? समझ में यार आ रही है ना? जरा देखिए मैं इधर लिख ले रहा हूं कंबशन। क्या लिख ले रहा हूं? कंबशन। और कंबशन की मैं बात कर ही चुका हूं जनरली पहले और इधर मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन। बहुत क्विक मैं चला रहा हूं, बहुत क्विक। एग्जाम्स आने वाले हैं, जस्ट रिमेंबर द थिंग, यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क, नीड ऑफ वेरी हार्ड वर्क। अब जरा एक बात ये समझिए, कंबशन क्या होता है? व्हाट इज दिस कंबशन? कंबशन इज नथिंग, इट्स अ बर्निंग प्रोसेस। इट्स अ बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस किसकी बर्निंग होगी भाई? किसकी बर्निंग होगी? कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड्स की बर्निंग होगी। किसकी बर्निंग होगी? कार्बन कंपाउंड्स की। अब जरा सुनना मेरी बात ध्यान से। अब एक्चुअल में बर्निंग होती क्या है? ये क्या होता है? कंबशन इज नथिंग, इट इज अ प्रोसेस in which a carbon compound or hydrocarbon burns in presence of air to give CO2 and water along with the a lot of heat and light. लाइट कम होती है, हीट बहुत ज्यादा होती है। समझ में आई? लाइट किस पर डिपेंड करती है? वो फ्लेम पर डिपेंड करती है, हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी जो जनरल बात है, वो जनरल बात क्या है जरा उसको समझिए। एक्चुअल में होता क्या है, मान के चलिए कि मेरे पास कोई कार्बन कंपाउंड है। क्या है? कार्बन कंपाउंड है, मैं उसको हाइड्रोकार्बन बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं? हाइड्रोकार्बन कह रहा हूं, ठीक है भाई। और हाइड्रोकार्बन ना कह के मैं एक जनरल नाम यूज कर ले रहा हूं, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कभी भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराता हूं, इसका मतलब ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होगी। कब? जब मैं इसको बर्न करूंगा।
जब मैं इसको बर्न करूंगा इन द ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? एयर से। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? एयर से। आर यू गेटिंग? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट? जिसमें सी और एच हो, जिसमें सी और एच हो। दूसरे भी हो सकते हैं इनके अलावा, लेकिन सी और एच आर मैंडेटरी, सी एंड एच आर मैंडेटरी। तो सी, इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराऊं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन मैं O2 के साथ करा रहा हूं, उसको बर्न करा रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O। H2O गैसियस फॉर्म में मिलता है और साथ में हीट एंड लाइट मिलती है। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में? अब जरा सुन लेना मेरी बात। ये गैसियस में क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर हीट साथ में निकलती है, और हीट निकलती है जैसे ही पानी बनता है वो उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है। बात समझ में आ गई? आगे चलिए। तो ये बात आपको समझ में आई? जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान के चलिए जैसे मैंने मीथेन ले लिया, CH4O2। CH4O2 gives you what? CO2 plus H2O plus heat and light। समझ में आई? H for heat, L for light। तो CH4O2 के साथ बर्न कराया, क्या कराया? CH4O2 के साथ बर्न कराया, तो मेरे को क्या मिला? CO2 मिला और H2O मिला। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरी बात सुनिए जरा। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, ये कहीं कोई ऑक्सीडेशन सा नहीं हो रहा है? जब हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, तो व्हाट वी हैपन देयर? यू गेटिंग? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन इज आल्सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना यार। हियर वी आल्सो आर डूइंग। यू गेटिंग? यहां पर भी तो ऑक्सीजन ऐड ही करा रहा हूं भाई मैं। तो क्या ये ऑक्सीडेशन है? तो क्या ये ऑक्सीडेशन है? यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबशन, क्या? कंबशन एंड ऑक्सीडेशन। आर यू गेटिंग? कंबशन है ये, और इसमें O2 ऐड करा रहा हूं मैं। देख रहे नहीं आप? O2 को इसके साथ ऐड ही तो करा रहा हूं, प्लस लगा हुआ है। ऐसे ही तो वहां पे भी पढ़ते थे, वहां पे नहीं पढ़ते थे? क्या पढ़ा था हमने? H2, ये पढ़ा नहीं था? देखो, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। पढ़ा था? ये बोलो, पढ़ा था कि नहीं? बोलो। इसको बैलेंस कर दे रहा हूं मैं, ये हाफ कर दे रहा हूं। ये लो, ये देखो, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? जरा ध्यान से देखना, यहां पे O को ऐड कराया, ये भी तो O को ऐड ही करा रहा हूं। तो ये मैंने ऑक्सीडेशन में कराई थी कि नहीं? बोलो, कराई थी ना? बात समझ में आ रही? अब जरा सुनिए मेरी बात। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कंबशन एंड ऑक्सीडेशन? क्या कंबशन ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या ऑक्सीडेशन कंबशन हो सकता है? यू गेटिंग ना? क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं? बोलो यार, आ रहे हैं ना? हाँ, तो मेरे को देखिए, क्या कंबशन ऑक्सीडेशन हो सकता है? मैंने बोला हो सकता है, लेकिन देयर आर सर्टेन लिमिट्स, देयर आर सर्टेन लिमिट्स, अंडर दोज लिमिट्स इट विल बी ऑक्सीडेशन। तो रिमेंबर द थिंग, रिमेंबर द थिंग, जब कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसका अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो आपको कंट्रोल्ड कंबशन कराना पड़ेगा भाई। क्या कराना पड़ेगा? कंट्रोल। ऑक्सीडेशन इज नथिंग, इट जस्ट अ कंट्रोल्ड कंबशन। समझ में आई? ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन क्या है? कंट्रोल्ड कंबशन है। कंट्रोल्ड कंबशन मतलब समझिए अब आप, कंट्रोल्ड कंबशन समझिए, तो जरा समझिएगा ध्यान से, बहुत फास्ट चल रहा हूं मैं। देखिए, एक होता है नॉर्मल कंबशन और एक होता है कंट्रोल्ड कंबशन। एक होता है कंबशन और एक होता है कंट्रोल्ड कंबशन। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अरे तुमने व्हील वाला शुरू कर दिया क्या? नहीं करा अभी? कौन सा? दूसरा वाला, दो जो लिखने थे उनमें से। अरे अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फोन काट जरा। ओह शाबाश। हाँ, तो जरा देखिए, फोन आ गया तो कोई बात नहीं, चलो। अच्छा देखिए, कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन। तो भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नॉर्मल कंबशन एंड कंट्रोल कंबशन? तो समझ लीजिए मेरी बात, कुछ नहीं है। जब कंट्रोल कंबशन की बात करूंगा मैं, अल्कोहल की केस में बात कर रहा हूं, जनरली उसी की बात करेंगे। तो यहां पर जो ऑक्सीजन कंबशन में हम प्रोवाइड करा रहे थे, वो हमें एयर से मिल रही थी। कहां से मिल रही थी? रिमेंबर द थिंग, ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम एयर। कहां से मिल रही थी? एयर। कंट्रोल्ड कंबशन में ऑक्सीजन हमें एयर से नहीं मिलती, एयर से नहीं मिलती। कहां से मिलती है?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलती है। कहां से मिलती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलती है। अगर कंट्रोल्ड कंबशन कराना है तो आपको स्पेसिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उतना ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे जितना में ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब समझिएगा, अभी मेरी बात समझिएगा। देखिए मैंने अभी पीछे CH4 प्लस O2 बनाया था तो CO2 मिला था, समझ रहे हो? तो उसने CH4 को बिल्कुल बैनिश ही कर दिया था। क्या कर दिया था? बिल्कुल बैनिश कर दिया था, है ना। एक्चुअल में होता क्या है, वेनिश कर दिया था, इसका मतलब यह है कि जो कंबशन होगा, नॉर्मल कंबशन, उसमें जो कंपाउंड है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? और कंप्लीटली ब्रेक होकर ये क्या दे देगी? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। बोलो बात समझ में आई? लेकिन what will happen in case of controlled combustion? कंट्रोल्ड कंबशन में क्या होगा भाई? कंट्रोल्ड कंबशन में सुनिएगा जरा, इसमें मैं क्या करूंगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करूंगा, और इसमें जो ऑक्सीजन मिलेगी वो, मान के चलो मैं किसी कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन कराऊंगा, अभी मैं अल्कोहल की बात कर रहा था तो अल्कोहल का ही कराऊंगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन उसमें जो अल्कोहल रहेगा ना यार, उसका जो बॉन्डिंग होगी वो पूरी टूटेगी नहीं। बॉन्डिंग हिलेगी जरूर, उसमें कुछ चेंज जरूर आएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से टूटेगी नहीं कि वो टूट के CO2 बना दे। आर यू गेटिंग? कंबशन में आपको CO2 मिलना ही मिलना है एज अ प्रोडक्ट, और वाटर भी मिलेगा साथ में। लेकिन इन केस ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन वी विल यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ऑक्सीजन इन प्लेस ऑफ एयर। आर यू गेटिंग? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे, और कंट्रोल्ड कंबशन के अंतर्गत जो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराना है हमें, वो कंपाउंड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और दूसरा कोई पर्टिकुलर रिजल्टेंट आपको दे देगी। आर यू गेटिंग? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और फिर मैं आपको रिएक्शन करा दे रहा हूं, बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो जरा देखिए, यहां पर मैं दोनों रिएक्शन लिखूंगा और दोनों को आप मिला लेना। फिर आप देखिए, पहले तो मैं बता दे रहा हूं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं, यहां पर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे हम। एक होगा आपका एल्कलाइन KMnO4, इसको हम बोलते हैं भैया एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एल्कलाइन मतलब बेस आ गया, तो इसका ऐसे भी हो सकता है NaOH प्लस KMnO4। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा एक और यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो दूसरा क्या कर सकते हैं? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका एसिडिफाइड हो गया, एसिडिफाइड मतलब इसमें H2SO4 आ जाएगा, एसिड आ जाएगा, और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये आपके दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जनरली हम सिंपल ऐसे जब भी हमें कभी भी ऑक्सीडेशन कराना होगा तो जो ऑक्सीजन चाहिएगी वो हमें कौन प्रोवाइड कराएंगे? ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड कराएंगे। और जो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं ये हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। कैसी कराते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन कैसी होती है? ये हाईली रिएक्टिव होती है। कैसी होती है? हाईली रिएक्टिव होती है, और ये एटॉमिक फॉर्म में होती है। कैसे में होती है? एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होती, इंटरमीडिएट बनती है ये वैसे तो ऑक्सीजन कभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, कभी एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं इनकी प्रेजेंस में तो ये इंटरमीडिएट में बीच में बनाते हैं। थोड़े से हमें दिखेगी नहीं, बनी और यूज हो गई, बनी और यूज हो गई, बनी और यूज। आर यू गेटिंग? तो ये ऐसा काम करते हैं। जरा बात समझ में आ रही है? तो जरा देखिए, मैं आपके लिए अब दोनों रिएक्शन लिखूंगा, क्योंकि हम अल्कोहल की बात कर रहे थे, वापस अल्कोहल पर आ रहे हैं। तो अल्कोहल की मैं अब कंबशन लिखूंगा, नॉर्मल कंबशन और कंट्रोल्ड कंबशन यानी ऑक्सीडेशन लिखूंगा। बात समझ में आ गई? जरा देखिएगा मेरे साथ और ध्यान से चलिएगा, ठीक है भाई।
तो देखिए जरा, तो हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं यहां पे, कंबशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है भाई, और दूसरा यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है भाई। तो जरा देखिए, कंबशन ऑफ एल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो जरा देखिए, एल्कोहल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था पहले कि एल्कोहल से मैं इथेनॉल की बात करूंगा, ठीक है भाई। तो देखिए मैं इथेनॉल की बात कर ले रहा हूं, CH3 CH2OH, ठीक है, और यहां पर क्या आती है, ऑक्सीजन। रिमेंबर द थिंग, कहां से आएगी ऑक्सीजन, एयर से आएगी। कहां से आएगी, एयर से। और क्या करना पड़ेगा, इसको हमें हीट करना पड़ेगा, और यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कर सकते हैं, बर्निंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमें क्या देगा, बर्निंग होगी, कंबशन में क्या होगा, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूरा ब्रेक हो जाएगा, और पूरा ब्रेक होकर क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। देखिए अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं आपको। क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल इन ईदर साइड। इस साइड और इस साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, ये आपको करना है। ये आसानी से हो जाएगा, नहीं हो तो मेरे को कमेंट करिए और मेरे को बताइए ना, आई विल डू दिस फॉर यू। समझ में आ रही है। तो वैसे तो ये बहुत आसान बात है, देखिए दो है तो दो करिए, फिर हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करिए, देन ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करिए, दैट इज वेरी नॉर्मल। नहीं पता तो मैं बता ही देता हूं। चलो दो कार्बन तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है, 2 लगा दिया। अब H को देखिए, 2H 3H और 2H 5H, ठीक है ना, 6H हो गए। कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 3। अब देखिए O कितने हो गए, इधर 2 और 2 4, 4 और 3 7, कितने हो गए, 7। अब जो देखिए 1 और 2 कितने हो गए, 1 और 2 3। यहां पर अगर मैं 3 लगा दूं, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ये लीजिए बैलेंस हो गया। आपका काम भी मैंने ही कर दिया, ठीक है, ये एक बैलेंस। अब यहां देखिए जरा, देखिए ये मैंने इथेनॉल लिया था। क्या लिया था, इथेनॉल, और जनरली हम इसको अल्कोहल भी कह देते हैं, ठीक है। इसकी मैंने कंबशन करा दिया ऑक्सीजन कहां से आई, एयर से, और इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन किसमें हो गया, CO2 और H2O में, ठीक है, ये हो गया। अब कंट्रोल्ड कंबशन जरा देखिए ध्यान से, देखिए फिर से मैं वही कंपाउंड ले रहा हूं, CH2OH, समझिएगा मेरी बात को, CH2OH प्लस यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन आएगी। क्या आएगी, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये कौन देगा इनको, ये यहां पे देंगे इनके एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ठीक है। तो अब क्या बनेगा, जरा इस बात का गौर करिए। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आई, कौन दे रहा है, ये दे रहा है। समझ में आई मेरी बात। अब जरा सुनिए, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हीट करना पड़ता है, वो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन काम है ये कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझिए क्या बनता है। ये जो ऑक्सीजन है ना, जरा सुनिएगा जरा ध्यान से मेरी बात, है ना। मैं इसको कैसे कर रहा हूं, जरा समझिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। और अब सुनिए जरा मेरी बात, ये जो O है ना, इनके बीच में आके लग जाएगा। कहां पे लग जाएगा, इनके बीच में आके लग जाएगा। तो ये O जो है, OOH, मैंने बोला देखो बॉन्डिंग बदलेगी, लेकिन ये कंपाउंड वेनिस नहीं होगा। कंपाउंड वेनिस नहीं हुआ, इसी में O ऐड हो गया। दिख रहा है भाई, इसी में O ऐड हुआ है। तो देखो ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाता है। और ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, जाना पहचाना से लग रहा होगा। देखो यही तो है, CH3। और सुन लेना मेरी बात, लेकिन ये कंपाउंड गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अब इसमें एक और काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप O लाओगे तो उसके लिए वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर आप O लाओगे तो उसके लिए वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, और जब O आएगा तो O की होती है वैलेंसी 2, O की होती है वैलेंसी 2। तो कार्बन के पास 2 वैलेंसी तो है नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें ये 2 H रिमूव करने पड़ेंगे। बोलो, तभी तो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी। नहीं आई समझ में बात, नहीं आई। देखिए दोबारा समझाते हैं आपको, दोबारा समझाते हैं। ऐसे लिख लीजिए इसको, CH3 COH और ये HS मैंने यहां पे लगा दी। बोलो बात समझ में आई। अब ये जो O आ रहा है, अब ये O अगर यहाँ पे आएगा, ये O यहाँ पे आएगा, तो इसको क्या चाहिए, 2 वैलेंसी फ्री चाहिए। और 2 वैलेंसी फ्री करानी है तो ये एक वैलेंसी दोनों फ्री करानी है, दोनों H हटाने पड़ेंगे। तो मैं दोनों H को हटा दूंगा, दोनों H को हटा दूंगा। तो यहां पर क्या होगा, देखना जरा, यहां पर क्या होगा, CH3 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो C है ना, 2 गए तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये 2 वैलेंसी फ्री हुई,
ये O डबल बॉन्ड से लग जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो ये आपका कंपाउंड बन गया और ये 2 H गए तो कहां गए? तो यहां पर मैं 2 नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएंगी यहां से, ठीक है। तो ये दो H, इनमें से एक तो यहाँ पे आ गई और एक 2H के साथ मिलकर क्या बना देगी? वाटर। क्या बना देगी? वाटर। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? तो ये इसमें भी थोड़ी बहुत हीट निकलती है लेकिन इतनी नहीं निकलती, इतनी नहीं निकलती, तो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहती। क्या नहीं रहती? ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहती। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो चीज होती है वो ये 2 कंपाउंड होते हैं। तो ये बन गया आपका, ये क्या बन गया मालूम है आपको? एसिटिक एसिड। क्या बन गया? एसिटिक एसिड। समझ गए? बोलो। तो अल्कोहल से एसिटिक एसिड बन गया। तो समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड कंबशन? इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, जो कंपाउंड है वो पूरा टूटा नहीं है, उसमें से H निकले और O गए, तो क्या बन गया? एसिटिक एसिड। ये बन गया, देखो CH3COOH, यही तो होता है एसिटिक एसिड। देखो यही बन गया CH3COOH। आई बात समझ में? बन गया कि नहीं? तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है भाई। समझ में आई मेरी बात? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, ना? आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और अगर समझ में आए तो यार लाइक भी कर दिया करिए यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है ना? समझ में आ रही है? तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं आगे की बात करना चाहूंगा, लेकिन सुनिए मेरी बात। अगर मैं आगे की बात कर रहा हूं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। जो आगे की रिएक्शन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं क्योंकि अब बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। क्या? बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट एक्चुअली सो मच अवेयर अबाउट दिस एक्चुअली, है ना? देखिए पेपर्स आने वाले हैं। आई थिंक आपका 4 मार्च का पेपर है, बोर्ड एग्जाम है, आई थिंक सो 4 मार्च का, इतने ही कुछ का है। तो कब जाओगे भाई? कब पढ़ोगे? मतलब नहीं, बच्चों को अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि पेपर आ रहे हैं। नहीं भाई, कब पढ़ोगे यार? देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, वी आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। हमें पढ़ना क्यों है ये नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? भाई हमें क्यों पढ़ना है? तुम्हें मालूम है, जब कभी भी हम कहीं निकल रहे होते हैं, मॉल में जाते हैं, पहले तो हम लोग इतने ऐसे हैं कि हम मॉल में जाने की सोचते नहीं, है ना? क्योंकि इतना पैसा नहीं है भाई। बात समझ रहे हो? मॉल में जाने की सोचते नहीं। और अगर गलती से कभी चले भी जाए और कोई चीज पसंद, ऑब्वियस सी बात है, जब जाएंगे तो चीजें तो पसंद आएंगी भाई। अब एक चीज पसंद आ गई तो उसको खरीदने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना मालूम है? हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो यार कॉस्ट प्राइस देखना पड़ रहा है, तो मैं पढ़ूं किस लिए? मैं इसलिए पढ़ूं कि वो मुझे कॉस्ट प्राइस देखना ना पड़े। मैं जब भी मॉल जाऊं तो मेरी इतनी हैसियत बन जाए कि जिस पर मैं हाथ रख दूं वो चीज मेरी हो जाए। मैं इसलिए पढ़ूं। अभी कुछ नहीं, अभी तो दूसरे पे कपड़े देख, अरे यार ऐसे कपड़े काश मेरे पास भी होते। अभी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आज से 5-6 साल बाद अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं होगी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। आज पढ़ लो, आज पढ़ लो तो जीवन बन जाएगा। मैं इसलिए पढ़ूं कि मेरे पापा मम्मी से 4 लोग अच्छी बातें करें मेरे बारे में। मैं इसलिए पढ़ूं जब कभी भी मैं बाजार जाऊं तो मेरी जेब में इतने पैसे होने चाहिए कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ घर पे लेके आऊं। और मैं इसलिए पढ़ूं कि कभी पापा बोले कि बेटा 10,000 रुपए मुझे चाहिए, तो मैं उनको तुरंत जेब में हाथ डालूं और मेरे हाथ से 15,000 रुपए उनके पास जाने चाहिए। मैं इसलिए पढ़ूं। मैं इसलिए पढ़ूं कि मेरे पापा जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मम्मी जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, उनकी मेहनत बेकार ना जाए। मैं इसलिए मेहनत करूं। मैं क्यों करूं भाई मेहनत? पता नहीं तुम लोगों को क्यों मेहनत करनी है। मेहनत इसलिए करो कि जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार ना जाए। उनकी मेहनत को सफल बनाओ यार। उनको दिखा दो कि अगर आप हमारे लिए कर रहे हो तो हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी जान लगा देंगे, जान लगा देंगे हम। जान जिस दिन लगा दोगे ना यार, जीवन बन जाएगा। मिडिल क्लास में अरे यार हम कोई चीज लेने से पहले कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। पैसा बोलता है भाई आज की दुनिया में, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। और मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि कोई नहीं पूछेगा तुम्हें आज। देखिए अगर आप मेहनत नहीं करोगे और अगर आप कुछ नहीं बने जीवन में, आपने कुछ नहीं हासिल करा, तो आपको कोई पूछेगा तक नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। मेरे को पढ़ना क्यों है ये जान लीजिए।
मेरे को इसलिए पढ़ना है कि कभी 4 लोग मुझसे मदद मांगने आए तो मैं मदद करने में सक्षम रहूं उनकी। मुझे इसलिए पढ़ना है, मुझे इसलिए पढ़ना है कि मुझे देखकर 4 लोग मेरे जैसा बनना चाहें। मुझे इसलिए पढ़ना है, मुझे इसलिए पढ़ना है कि मैं 4 लोगों को अपने चरित्र से, अपने इस जीवन से कुछ दे पाऊं, वो मुझसे कुछ सीख पाए। मुझे इसलिए पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, इस बात को डाल लीजिए। समझ में आ रही है? तो मैं अपनी बात आज यहीं पे खत्म कर रहा हूं और इस बात को ध्यान में रख लीजिए यार। जो पीछे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत खराब मत जाने दो यार। मेहनत खराब चली गई ना तो उनका कुछ नहीं है, वो तो बेचारे आए हैं चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी बन जाए इसलिए वो पीछे लगा हुआ है, उसके पीछे लगने को बर्बाद मत जाने दो, उसके पीछे लगने को सफल बना दो और वो लोगों से कहे कि मेरे बेटे या बेटी ने काम कर दिया, मेरा नाम कर दिया। अबे तुमसे वो कुछ नहीं मांगेगा, तुमसे वो कुछ नहीं मांगेगा, तुमको दे ही देगा यार। तुम इतना नहीं दे सकते कि 4 लोग सामने से आकर उससे कहें भाई तुम्हारा बेटा या बेटी बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ते। गदगद हो जाएंगे माता पिता, गदगद हो जाएंगे। तुम एक बार ऐसा कर तो दो, कर तो दो भाई, कर तो दो। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म कर रहा हूं आज। इस बात का विशेष ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।